तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का एक टॉपिक है एनसीईआरटी और मतलब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी अब एनसीईआरटी की बुक चलती है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या है और इसके लिए एक शॉर्ट नोट टाइप का हम लेकर के आए हैं आपके बीच में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इन सीबीएसई करिकुलम। ये देखिए अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये तो बहरहाल हम देख ही लेंगे, लेकिन हम अब सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ subatomic particles that give rise to phenomenon of experiencing force in the presence of electric and magnetic field। सबसे पहले तो जो कंटेंट है इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा बायजूस को, क्योंकि कंटेंट जो है बायजूस से कॉपी किया है। तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी सब एटमिक पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रूप में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि कुछ पार्टिकल्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हम देखेंगे कि हमारे नेचर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सब किसी ना किसी पार्टिकल को सब में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है, सब आकर्षित करते हैं यानी कि अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। ऐसे ही करके एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए काम करता है। वैसे ही चार्ज जो है वो भी एक क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की, या हम कहें किसी भी चीज की, किसी भी सबस्टेंस की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रूप में हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो हम ये समझ गए। इसके बाद एक सेकंड, इसको इसको रिमूव करना भी एक ठीक है। तो ये हम समझ गए कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। इसके बाद अब हम कुछ एक और चीज़ें देखते हैं थोड़ा, और इसको अब अगली स्लाइड में देखते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे, मतलब कौन कौन से टाइप हैं। तो पहले तो थोड़ा और समझा दूं कि चार्ज है क्या, वो मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि चार्ज असल में क्या है। इसको टीचिंग मोड पे कर लेता हूं सबसे पहले तो, ठीक है ना। चार्ज असल में है क्या, इस चीज़ को थोड़ा सा और बताने की मुझे लगता है ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम चार्ज को ढंग से समझ नहीं पाए हैं। मतलब समझे हुए हैं आप ऑलरेडी, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि बिल्कुल अगर आप जीरो हैं तो थोड़ा सा समझाया जाए चार्ज क्या है। असल में हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में आवेश कहा जाता है चार्ज को। जैसे दैनिक व्यवहार में, डेली लाइफ में हमने कई बार सुन रखा होगा कि मोबाइल या तमाम सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं इनको चार्ज कर लो, है ना। इनको क्या कर लो, चार्ज कर लो। चार्ज को एक तरह से एनर्जी कह सकते हैं जो क्या करती है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी है किसी भी सबस्टेंस की, किसी भी सबस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो क्या है, चार्ज है। वो क्या है, चार्ज है। अगर चार्ज की खोज ना की गई होती, अगर चार्ज का पता ना होता हम लोगों को, तो हम जितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इन सब की जानकारी हमको ना हो पाती। इसलिए चार्ज क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है इस नेचर की। तो अब हम थोड़ा सा ये समझें कि असल में ये चार्ज आ कहाँ से रहा है, कैसे इस चार्ज को हम, चार्ज के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं। तो देखो चार्ज जो है कैसे जनरेट होता है। जैसे हम जानते हैं कि हर जो चीज है, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी बड़ी सी चीज है, मान लीजिए एक ब्लॉक है ये, तो हम इस चीज से तो पहले से ही अवगत हैं, इस चीज को जानते ही हैं कि ये ब्लॉक जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिएगा कि जैसे चौक है, एक बहुत बड़ी सी चौक है,
ऐसी चौक मान लीजिए, तो ये चौक किसी कंपाउंड से मिलकर बनी होगी। किस कंपाउंड से मिलकर बनी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी होगी। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी फर्दर किन्हीं कंपाउंड से ये भी फर्दर मिलकर के बना होगा किन्हीं चीजों से, कैल्शियम से मिलके, कार्बोनेट से मिलके बना है। तो ये जो कंपाउंड है ये किससे मिलकर के बना है? ये मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। ये किससे मिलकर के बना है? मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। और जो मॉलिक्यूल हैं ये भी किसी से मिलकर के बने हैं। ये किससे मिलकर के बने हैं? ये एटम से मिलकर के बने हैं। यानी कि एटम जो है वो किसी भी हम कहें सबस्टेंस की सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन ये भी एटम जो है उनमें भी तीन चीजें होती हैं। एटम मान लीजिए ऐसा एक एटम है, ठीक है, उसमें क्या होगा? एक तो इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। ये हमने क्यों लगाए हैं? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। अब चार्ज के बारे में तो हम बता ही रहे हैं, तो और यहाँ भी हमने चार्ज की बात कर ली, तो फिर से थोड़ा समझना पड़ेगा कि इन पे ये चार्ज असल में क्या है। तो देखो एक चीज को समझना पड़ेगा हमें। एक सेकेंड, है ना, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा ऊपर कर लें इसको। तो देखो, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी चीज जो है वो किससे मिलकर के बनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर के ये एटम छोटे छोटे बने हैं। मान लीजिए कोई भी एक चौक या फिर लकड़ी का कोई ब्लॉक है। अब हमने उसका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वही एटम की ओर हम गए और हमने देखा कि एक एटम है, इसमें जो कक्षाएं हैं, इसमें जो मतलब हम कह सकते हैं कि इसके जो भी कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें चक्कर लगा रहे हैं। और इनका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या क्या है? एक न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई भी एटम होगा वो जब तक अपनी नॉर्मल स्टेट में होगा, जब तक अपनी नॉर्मल स्टेट में होगा तब तक उसका एक नेचर रहता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं उस पर, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? चार्ज हम समझ गए ना, एक तरह की प्रॉपर्टी है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। कूलॉम को C से हम डिनोट करते हैं। और कूलॉम जो है वो चार्ज को नापने की यूनिट है, चार्ज को नापने की यूनिट है। जैसे हम वजन को किलोग्राम में नापते हैं ना, जैसे हम वेट को किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही चार्ज को किस में नापेंगे? कूलॉम में नापेंगे। ये एक वैज्ञानिक या हम कहेंगे साइंटिस्ट थे कूलॉम, उनके नाम पर ये रखा गया है। और जब कूलॉम लिखेंगे तो C कैपिटल बनाते हैं, क्योंकि हम जानते 11वीं क्लास में हमने पढ़ रखा होगा कि जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट रखी जाती है तो उसका पहला जो अक्षर होता है वो कैसा होता है? कैपिटल होता है। बहरहाल इनकी बातें नहीं करनी, हम अपनी बात की तरफ चलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, यानी कि जब नॉर्मल स्टेट में कोई भी होता है तो उसमें कितना चार्ज होता है? जीरो चार्ज होता है, क्योंकि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम, ये इतना ही नेगेटिव चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन पे होता है और इतना ही पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है, इतना ही प्लस में। तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट होकर के जीरो चार्ज होता है किसी पर भी। अब हम अगर देखें, जैसे एक बहुत ही ट्रेडिशनल सा मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। क्या मेथड है? अब उसकी तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक कोई ये चीज है, एक ये चीज है, ठीक है। अब मान लो कि ये भी बहुत सारे छोटे छोटे फर्दर एटम से मिलकर बनी है, ये भी एटम से मिलकर बनी है, ठीक है। इन दोनों को हमने आपस में रब किया, इन दोनों को आपस में हमने रगड़ा बहुत ज्यादा। तो मान लीजिए रगड़ने से क्या हुआ? हम जानते हैं कि इनके जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जब रगड़े जाएंगे तो चूंकि प्रोटॉन तो कभी निकल नहीं सकते, क्योंकि वो न्यूक्लियस में सबसे भीतर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस में सबसे भीतर बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड से बंधे रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएं, हो सकता है इसके इसमें चले जाएं। तो हम एक केस लेंगे कि इस सबस्टेंस के जो इलेक्ट्रॉन हैं यहां से निकल करके यहां चले गए, यहां से निकल करके
यहाँ चले गए, यहाँ से निकल करके कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। या मान लीजिए जैसे एनर्जी होती है ना, तो रगड़ोगे दो चीज़ों को तो एनर्जी तो कहीं से कहीं जाएगी। मान लीजिए कि इसने एनर्जी इसमें लगाई और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जैसे एनर्जी इनके पास आती है, तुम्हारे पास में जेब में पैसा आ जाए तो तुम टिकोगे नहीं, सीधे बाजार की ओर रुख करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी आई तो यानी कि ये रगड़े गए, तो इधर से जाकर के इलेक्ट्रॉन इससे जाकर के इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, ठीक है। इसमें क्या हो गई, इफिशियंसी हो गई, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इसमें इलेक्ट्रॉन घट गए। तो इसमें जहां घटे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन घटे हैं तो प्रोटॉन बढ़ गए होंगे। मान लीजिए इससे 3 इलेक्ट्रॉन घट करके इसमें आ गए तो इसमें 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि पहले बराबर थे और अब तीन इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गए, कम हो गए हैं। तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि या फिर कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसका 3 गुना, 3 टाइम्स ही, ठीक है। और इसमें इतना ही क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम समझ गए कि ये चार्ज ऐसे करके आदान प्रदान होता है। अब इसके फर्दर और भी मेथड होते हैं, हो सकता है कि चार्ज जरूरी नहीं है कि हम इसी ट्रेडिशनल मेथड से करें, और भी मेथड हो सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देख लो। टाइप क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे होता है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 2 टाइप्स का है, एक तो है पॉजिटिव चार्ज और एक है निगेटिव चार्ज। एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एक क्या है, निगेटिव चार्ज। अभी मैंने पॉजिटिव और निगेटिव को बता ही दिया है आपको, किसी से मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये दोनों चीजों को हम समझ गए। इसके बाद अगला देखो, नहीं है ना, नहीं होंगे। क्या है कि माउस की तरह वर्क कर नहीं पाता बेचारा, है ना। पेन मतलब पेन वर्क नहीं कर पाती माउस की तरह। तो अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है, अपोजिट और सेम चार्जेस की प्रॉपर्टी है। इसमें लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये देखेंगे कि ये क्या है, ये कहने का मतलब देखो, जैसे हाँ मतलब इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 सेम जेंडर के लोग होंगे, 2 लड़के हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते। 2 लड़कियां हैं, वो भी एक दूसरे के पास नहीं आना चाहती। लेकिन एक लड़का एक लड़की या एक लड़की और एक लड़का है तो वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। वैसे ही समझिए 2 अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाएंगे। 2 निगेटिव चार्ज हैं तो भी दूर भगाएंगे। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। When an object carried a negative charge, it possesses an exchange of electrons compared to protons। देखो समझ गए ना, वही मैं बता रहा था। मान लीजिएगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, यानी कि उसके पास निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट possesses an exchange of electrons compared to protons, यानी कि उसमें प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और conversely a positive charge indicates an exchange of protons relative to electrons। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहेंगे कि उस पर प्रोटॉन ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन कभी प्रोटॉन निकल नहीं सकता है, नॉर्मली हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल करके वापस चला गया किसी से तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन आ गया किसी में तो उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पहले से जितने थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, उसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो गए, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई। इसके बाद क्वांटिटी देखो, कौन सी क्वांटिटी है चार्ज, वेदर द चार्ज इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये भी प्रश्न मन में आएगा। नो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाइल वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एंड ओबे वेक्टर एडिशन लॉज like the triangle law and parallelogram law
इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट exhibit these properties when current meet at a junction. The resulting current is determined by the algebraic sum of the individual currents. बता रहा है कि ये जो चार्ज है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इनमें हम एडिशन करते हैं तो वेक्टर एडिशन लॉ नहीं लगते, इनमें सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन लॉ लगते हैं, ठीक है ना। जैसे एक 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, एक 3 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, तो हम टोटल चार्ज देखेंगे जो नेट चार्ज है तो कितना हो जाएगा, सिंपल हम एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे, 5 - 3 = 2 कॉलम हो जाएगा, 2 कूलम हो जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है एक। और एक आध और चीज़ें देखते हैं इसके बाद। मीजरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे करते हैं, मीजर कैसे करते हैं। कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने बताया था अभी कि कूलम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। देखो 1 कूलम जो है इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। ये कहाँ से आया, देखो जैसे हम जानते हैं, थोड़ा आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम I से डिनोट करते हैं। I = Q/T होता है, I = Q/T होता है। यानी कि जो हमारी मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, यानी कि धारा हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो वो किसके बराबर होती है, जितना चार्ज ट्रांसफर होता है जितने टाइम में, तो चार्ज और टाइम का हम आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलती है, करंट मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर T1 है, T क्या है, 1 सेकेंड है, और Q क्या है, 1 कूलम है, तो I = 1 हो जाएगा, I = 1। यानी कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो हमारी जो करंट है वो कितना पास हुआ, 1 एम्पियर करंट पास हुआ। एम्पियर जो है करंट की क्या होती है, SI यूनिट होती है। तो इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास होता है तो जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, 1 कूलम होगी, ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। नॉर्मली सिंपली बस देख लो कि पहली क्या होती है, एडिविटी होती है, एडिटिविटी होती है इनमें, और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मतलब कि टोटल जो चार्ज है नेचर का वो कैसा है, कंजर्व है, बस ट्रांसफर हो सकता है एक दूसरे में, उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। नीदर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ चार्ज की। इसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग जो है, एक तो फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैसे हम दो चीज़ों को आपस में रब करने से चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन भी होता है, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी होता है। फर्दर अगर थोड़ा और पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे, अभी तो हम सिंपली थोड़ा सा चार्ज के बारे में ओवरव्यू दे रहे थे। अब कूलॉम्स लॉ देखो, कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि जैसे क्या होता है कि कूलॉम्स लॉ ये बताता है कि जैसे न्यूटन ने क्या दिया था, ग्रेविटेशन का लॉ दिया था ना, हिंदी में लिख दिया मैंने, न्यूटन ग्रेविटेशन का लॉ दिया था। इन्होंने समझिए कि उसको कॉपी किया है, ये एक बहुत बड़े कॉपी पेस्ट करने वाले व्यक्ति थे। तो मान लीजिए एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच की दूरी जो है वो R है, मान लीजिए दूरी क्या है, R है। तो क्या होता है कि ये दोनों चार्ज, इनमें आपस में एक फोर्स लगेगा, इनमें आपस में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। हो सकता है कि वो फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है कि वो फोर्स रिपल्सन का हो, ठीक है ना। इन दोनों में फोर्स क्या लगेगा, जो फोर्स की, अब फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि वो मैग्नीट्यूड इतना होगा, कितना होगा, एक तो Q1, मतलब सिंपली समझो, शुरू से समझो, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे डिपेंड करेगा, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उनके बारे में बताते हैं। एक तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा पहले चार्ज की क्वांटिटी पे, फिर दूसरे चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, फिर डिपेंड करेगा उनकी जो दूरी है बीच की उसके स्क्वायर
उसके स्क्वायर को डिवाइड में कर देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, समझ प्रोपोर्शनल, इसको तो प्रोपोर्शनल बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो टोटल इन तीनों को मिला के लिखेंगे तो लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके, ये तो मैग्नीट्यूड है इसका, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब जो दिशा है इसकी, जो इसकी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन हम फर्दर देखेंगे, जैसे कि मतलब पहला Q1 दूसरा Q2, ये ज़्यादा है और ये थोड़ा कम है, तो मतलब वो दिशा जो है ये कहाँ हो जाएगी, मतलब कि उसके लिए फाइंड कर सकते हैं दिशा को। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे, हम दिशा की अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और फिर इनकी दिशा जो है वो वेक्टर लॉज होते हैं, उनसे हम फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ऐसे इसको लगा दो, ऐसे कर सकते हैं। तो K जो है लगभग इसके बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये जो है ये किसके लिए होता है, या तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, ठीक है। अब अलग अलग तरह की अगर मीडियम होंगे तो उसके लिए जाकर के इस K की वैल्यू भी बदल सकती है, ठीक है ना। एयर वैक्यूम के लिए ये है, किसी और चीज़ के लिए कुछ और होगी, किसी और के लिए कुछ और होगी। तो इनसे फिर फर्क पड़ेगा कि दो जो मतलब हम कह सकते हैं कि दो चार्जेस हैं वो कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, इससे इस पर मीडियम से भी फर्क पड़ेगा। अगर F1 F2 मतलब बहुत सारे फोर्सेज हैं तो उनका जो नेट फोर्स है वो ऐसे करके हम निकाल लेते हैं, इनको सिंपल वेक्टर लॉ मतलब सिंपल हम जोड़ लेते हैं, अलजेब्रिक एडिशन से जोड़ लेते हैं। और फिलहाल तो हमने ये समझा। अब देखो इसकी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर ये कैसे करके आया, तो इसके लिए हम ये देखेंगे यूनिट और साथ में डायमेंशन जो है वो कैसे हम निकालेंगे वो देखते हैं। तो यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई भी यूनिट होगी नहीं। Q1 इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम, इसकी भी क्या हो जाएगी, कूलाम अपॉन आर स्क्वायर। आर की यूनिट क्या हो सकती है, मतलब दूरी जो है, दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। और सॉरी K जो है, माफ़ कीजिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी है K जो है ऐसा कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है लेकिन यूनिट लेस कांस्टेंट नहीं है, इसकी यूनिट होती है। अब इसकी यूनिट हम निकालने वाले हैं। F = K कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब हम क्या देखेंगे, पहला F की भी यूनिट रख लेंगे। F की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है। अब अगर फोर्स की भी नहीं आती है तो फोर्स की भी निकाल सकते हैं। फोर्स की हम जानते हैं क्या होता है, F = ma होता है ना। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है ना। और A क्या होता है, A की भी निकाल सकते हैं, V/T होता है, इसकी क्या होती है, मीटर सेकंड इनवर्स, इसकी क्या होती है, सेकंड, ठीक है ना। तो सेकंड इनवर्स, सेकंड -2 हो जाएगी, किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ठीक है ना। तो इसकी क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड -2 = K C² अपॉन m²। C यहाँ पे क्या है, कूलाम है। तो K = किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर सेकंड -2 और अपॉन में C²। मतलब आपको लग रहा होगा कि फनी बहुत लग रहा होगा, क्योंकि बहुत देर से मतलब ये छोटी मोटी बातों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मज़ा आता है। किलोग्राम हमने लिखा क्या हुआ था, एक सेकेंड थोड़ा सा रुको। किलोग्राम स्क्वायर, सिंपल यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल यूनिट निकाल रहा हूँ, किलोग्राम मीटर क्यू, ठीक है, सेकंड -2 C-2 ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ये पूरा जो है, हमें F की यूनिट यहाँ न्यूटन ले सकते हैं सीधी सीधी, ऐसा यूनिट उसको न्यूटन में ही हम बात करते हैं। किलोग्राम मीटर -2 की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है ना।
तो यहाँ एसआई यूनिट के रूप में हम न्यूटन ले लेंगे, ये पूरी जो है इसको न्यूटन लिख लेंगे और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, क्योंकि ये अपॉन में आ जाएगा सर, ठीक है। तो के की हमें यूनिट मिल गई। इसके डायमेंशन हम नॉर्मली निकाल सकते हैं ऐसे ही करके, और इसकी डायमेंशन रखोगे, इसकी रखोगे, नीचे इसकी रखोगे और जा करके डायमेंशन इसकी फर्दर निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम इस पर ज़्यादा वेस्ट हो गया, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नथिंग बट ये क्या बताती हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा को बताती हैं, उसकी डायरेक्शन को बताती हैं। किसी भी, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मान लीजिए, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इसके ऐसे करके हम मतलब समझ सकते हैं ना, इनके मतलब लंबवत। अब लंब को परपेंडिकुलर होती है मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे अंग्रेजी के शब्दों में कुछ दिक्कत आती है ना। परपेंडिकुलर होती है तो हम समझ गए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ईपी है, मतलब ऑन अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट, तो इसकी जो इसके परपेंडिकुलर जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जाएगी तो वो बताएगी क्या, इसकी दिशा बताएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ विशेषताएं समझो। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ऐसे ही करके रखा हुआ है तो उस पर क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से क्या जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से ये अनंत या इन्फिनिटी की ओर जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इन्फिनिटी से उसकी ओर आती हैं, ठीक है ना। और अगर किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे हम कह सकते हैं कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा घनी हैं और बी पर थोड़ी कम है, तो हम कहेंगे कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और इस पर कम होगी मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पॉजिटिव चार्ज से जा चल करके नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं, नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं, ठीक है। तो लेक्चर बहुत लंबा हो गया अब, चूँकि मतलब मैं थोड़ा थोड़ा अभी शुरू कर रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा ओवरव्यू नहीं लग पाता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मतलब हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं क्या बोलूँ है ना, अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा इसकी ओर मतलब ध्यान दीजिए, अगर तो मैं और भी प्रयास करता रहूँगा कुछ अच्छा बनाने के, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। थैंक यू सो मच।